गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट पर। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो यूनान का एक अंश, जी हाँ, यूनान की जो कला है उसका एक अंश है जिसे हम लोग हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। दोस्तों, आप आज ये वीडियो बनाने से पहले हमने YouTube पर जो है हेलेनिस्टिक कला के बारे में हमने सर्च करना चाहा। तो दोस्तों, YouTube पर हमें जो है जो विदेश की वीडियोस थी उसके बारे में 3-4 वीडियोज आई जो इंग्लिश में सारे ट्रांसलेट थे, हिंदी में नहीं था दोस्तों। बाकी जिस प्रकार आप मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आप नाम डालते हैं तुरंत आपके पास कई वीडियोज आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हेलेनिस्टिक कला के विषय में जो दोस्तों एक भी वीडियो हिंदी में नहीं आया है। तो इसीलिए दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो जो है एक सभ्यता के जो छोटे छोटे अंश हैं हम उन अंश के भी वीडियो अलग अलग डालते हैं उस नाम से, ताकि आप जैसे भी आप डालें वो नाम तुरंत जो है आपके स्क्रीन पर वो वीडियोज आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको अगर एक अंश किसी भी कला से, किसी भी सभ्यता से, आप किसी भी प्रागैतिहासिक काल के किसी भी गुफा से आप केवल एक अंश का नाम डालिए, उस अंश से रिलेटेड वीडियोज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग हेलेनिस्टिक कला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका हेलेनिस्टिक कला। जी हाँ दोस्तों, ये हेलेनिस्टिक कला, ये हेलेनिस्टिक कला जो है इसका जो समय है दोस्तों वो 323 से ईस्वी 31 ईस्वी की, 323 से लेकर 31 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये जो हेलेनिस्टिक कला है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हेलेनिस्टिक कला से संबंधित ये जो है ना इसके 3 भाग हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये उसका तीसरा भाग है। तो देख लीजिए दोस्तों उसके 2 अन्य जो भाग है वो भाग है क्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये किस में आता है, ये यूनान की कला में आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक नजर यूनान की कला। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसी शब्द से आपका ये जो हेलेनिस्टिक शब्द है ना दोस्तों, इसी से संबंधित 3 शब्द हैं जो हम ये हेलेनिस्टिक पढ़ रहे हैं, ये तीसरा शब्द है दोस्तों। तो चलिए पहला क्या है, दूसरा क्या है, हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। पहला है दोस्तों, ये जो आपका पहला है वो है हेलेनिक, हेलेनिक कला। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका हेलेनिक कला, दूसरा है आपका हेलेनिक कला। हेलेनिक कला। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो दूसरा है दोस्तों वो है हेलेनिक कला। ये हो गया आपका हेलेनिक कला। और ये जो तीसरा है दोस्तों वो आपका हेलेनिक नहीं, हेलेनिस्टिक कला है ये दोस्तों। ठीक है, तीसरा आपका हेलेनिस्टिक कला। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा आपका हेलेनिस्टिक कला है ही दोस्तों। तो देख लीजिए ये यूनान की जो कला है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो आपका हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो अन्य 2 हैं, एक है हेलेनिक कला और एक है हेलेनिक कला। तो ये है क्या, तो ये दोस्तों इसे आप प्राचीन मान लीजिए। ठीक है, ये प्राचीन और इसे मध्य और इसे आप नव या नवीन
ठीक है दोस्तों, ये आप प्राचीन काल समझ लीजिए, मध्यकाल, और ये नव पाषाण का नवीन काल समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हेल्डिक कला में क्या है और हेलेनिस्टिक कला में क्या है। तो हेल्डिक कला में कांस, ठीक है दोस्तों, इसमें कांस युग है। कांस याद रखिएगा दोस्तों, हेल्डिक कला में आपका कांस है। ठीक है दोस्तों, और ये हेलेनिक हेलेनिक कला में आपका लौह है। लौह युगीन हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लौह युगीन, ये है कांस युगीन, और ये आपका हेलेनिस्टिक जो है ये है विकास युगीन, इसे विकासशील हम विकसित कह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, विकसित युग। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने बताया यूनान की कला में ये हम लोग जो हेलेनिस्टिक कला पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये तीसरा वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा वाला है दोस्तों। इसके पहले दो, हेलेनिक कला और हेलेनिक कला। तो जो हेलेनिक कला है दोस्तों, ये कांस युगीन है, और जो हेलेनिक कला है ये लौह युगीन। इसमें कांस कांस जो होता है दोस्तों धातु, इसमें कांस है, और ये जो लोहा होता है इसमें लोहे का, इसमें आप लोहे से जो है प्रयोग है, इसमें आप लोहे का मिलेगा, इसमें कांस का मिलेगा, और ये विकसित है ही दोस्तों। ठीक है, इसे आप नवपाषाण का समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसके बारे में आप ये जो हेलेनिस्टिक है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको दोस्तों समझाने के लिए जो है केवल बताया हुआ है। आप पेन और नोटबुक में आप नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए यूनान की कला का ये एक छोटा सा अंश है हेलेनिस्टिक कला। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हेलेनिक कला प्राचीन काल समझ लीजिए या प्राचीन पाषाण काल, इसमें कांस्य युगीन प्रयोग हुए थे। और ये जो हेलेनिक है ये मध्य का आप समझ लीजिए, मैं केवल समझने के लिए दोस्तों मध्य लिखा हूँ, इसमें लोहे का उपयोग हुआ है। और जो ये नवीन है मतलब जो चल रही है नवपाषाण काल, इसमें आप विकसित काल है दोस्तों, या विकसित युग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समय को ज्यादा ना लेते हुए दोस्तों। ठीक है, कुछ चीजें दोस्तों अनिवार्य है आपके लिए और हमारे लिए, आपके लिए जानना अनिवार्य है और हमारे लिए बताना अनिवार्य है, क्योंकि मैं बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो काल है हेलेनिस्टिक काल, सिकंदर जो सम्राट सिकंदर थे, जो विश्व पर जो है अपना विजय पताका लहराए थे, ये उनके जीवन से, उनके काल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हेलेनिस्टिक काल, हेलेनिस्टिक कला या काल, चलिए हेलेनिस्टिक कला सिकंदर से संबंधित है। से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये हेलेनिस्टिक कला जो है दोस्तों ये सिकंदर से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं सिकंदर का काल क्या है। ठीक है दोस्तों, सम्राट सिकंदर, सिकंदर ये वही सिकंदर है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों सिकंदर। सिकंदर, सम्राट सिकंदर, राजा सिकंदर, आप कुछ भी समझिए, महान सिकंदर। कहीं कहीं दोस्तों इसके नाम के आगे महान वर्ड जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो समय है दोस्तों, इसका जो समय दोस्तों 356 से लेकर 323 तक, 356 से 323 तक। ठीक है दोस्तों, 323 में इसकी मृत्यु हुई थी ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों
323 जब इसकी मृत्यु हुई थी तब से ये कला जो है यहाँ तब से ये पनपी है। ऐसा नहीं था, कोई कला तुरंत नहीं पनप जाती, वो 8-10 साल पहले से होती है, धीरे धीरे नाम उसमें विख्यात होता है रहता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज एक रात में नहीं तैयार होता। इसी तरह देखिए ये जो सिकंदर थे दोस्तों, महान सिकंदर ये थे, ये अपने समय में जो छोटे छोटे राज्य थे, ये उन सभी राज्यों को जो है जीत कर अपने यूनान, ये यूनान के थे, यूनानी थे दोस्तों, ठीक है, यूनानी थे। आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ये जो सम्राट सिकंदर थे दोस्तों, ये जो यूनान के जो छोटे छोटे राज्य थे, ये उनको जीतकर अपने में समाहित करते जाते थे। और ये यूनान से लेकर यूनान, इराक, मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत के कुछ भाग, ठीक है दोस्तों, को इन्होंने अपने राज्य में समाहित कर लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बना दे रहा हूं भारत का एक, देखिए दोस्तों ये यहाँ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये यूनान से लेकर, ये यूनान समझ लो दोस्तों कि यहाँ पर यूनान है और यहाँ पर जो है भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से लेकर भारत के ये कुछ भाग जो है ना दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका अधिपत्य हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका अधिपत्य हो गया था। तो ये क्या करता था, ये जो छोटे छोटे जीते थे ये उनको जो है अपने में समाहित कर लेता था। फिर इसके मृत्यु के बाद, अब देखिए सिकंदर के मृत्यु के बाद कोई भी हो, कोई भी राजा हो, उसके मृत्यु के बाद किसी ना किसी को तो संभालना पड़ेगा राजगद्दी ना। जिस प्रकार एक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उस घर की जिम्मेदारियों को समझता है और संभालता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब सिकंदर की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उसके पुत्र ने शासन को जो है नहीं संभाला। देखिए उसका बहुत बड़ा विरासत था, तो एक लोग के बस की तो है नहीं। तो इसके जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, देखिए जैसे इसमें सेलुकस का नाम आता है। सेलुकस जो था वो इनके प्रधान सेनापति था, सेलुकस, ठीक है। और टालमी द्वितीय, सेलुकस टालमी द्वितीय, और एक नाम आता है दोस्तों इसी क्रम में, वो नाम है आपका, क्या नाम है, एक मिनट, चलिए दोस्तों हम पहले लिखते और बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इनके जो सिकंदर के थे जो उच्च अधिकारी, ठीक है दोस्तों। राजा सिकंदर, सम्राट सिकंदर के जो उच्च अधिकारी थे वो लोग सत्ता संभाल लिए। एक थे एंटोगोरस, दूसरे थे दोस्तों सेलुकस, ये आपका सेलुकस है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सेलुकस, और जो तीसरे थे वो थे टालमी, वो थे आपके टालमी द्वितीय। देखिए दोस्तों इसमें जो है एक थे एंटोगोरस, एक थे सेलुकस और एक थे टालमी। ठीक है दोस्तों, तो जब सिकंदर के मृत्यु के पश्चात इन तीनों ने जो इनके राज्य थे वो आपस में बांट लिए, बंटवारा कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मिस्र का भाग था, मिस्र का भाग टालमी जी के अंतर्गत आ गया। टालमी जी ने कहा कि ये जो मिस्र है इसकी देखरेख मैं करूंगा। उसके बाद जो सेलुकस हैं इनको क्या मिला, इनको मिला अपना जो है मेसोपोटामिया वाला जो हिस्सा था वो मिला।
इनको देखिए क्या मिले, इनको मिला मेसोपोटामिया। लिखते हुए चलिए, मेसोपोटामिया मिला दोस्तों, इराक मिला, ईरान मिला, सीरिया मिला, और भारत का जो ये जीते थे, भारत का जो है जो ये जीते थे वो वाला पार्ट मिला दोस्तों। भारत का अधिकृत राज्य। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सेल्यूकस जी हैं, इनको जो है मिला मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, सीरिया, भारत के अधिकृत राज्य मिला। और ये जो आपके एंटोगोरस हैं, इनको मेसोडोनिया मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्षेत्र ये भी बड़ा है अपने आप में, मिस्र और मेसोडोनिया। दोस्तों मेसोडोनिया जो क्षेत्र है वो भी छोटा नहीं है दोस्तों, वो भी बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि ये जो सिकंदर सम्राट थे उनके राज्यों को जो है, उनके आधिपत्य को जो है ये 3 लोग बांट लिए थे। ठीक है दोस्तों, जो पहले थे एंटोगोरस, दूसरे थे सेल्यूकस और तृतीय थे टालमी द्वितीय, मतलब तीसरे नंबर पे थे टालमी द्वितीय। तो टालमी द्वितीय को जो है दोस्तों मिस्र का जो भाग था वो मिला, और प्रथम में मेसोडोनिया जो है वो आपको मिल गया था दोस्तों एंटोगोरस को, और सेल्यूकस को मिल गया जो है मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, सीरिया व भारत का अधिपत्य राज्य। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया सेल्यूकस को। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है इस कालखंड के, ठीक है, यूनान की कला के कालखंड के चित्रकार के नाम के साथ साथ वो किस चीज में प्रवीण थे, मैं उसको भी लिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको लिख लीजिए कि सिकंदर के राज्य को मृत्यु के पश्चात उच्च अधिकारियों ने आपस में बांट लिया, 3 अधिकारियों ने बांट लिया दोस्तों। ठीक है, आप लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं, समय को ज्यादा ना नष्ट करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज गले में दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम इसके चित्रकार के विषय में बात कर लेते हैं कि इसके जो चित्रकार थे वो किस किस चीज में कौन कौन प्रवीण था। ठीक है दोस्तों, चित्रकार यहां हम लिखते हैं चित्रकार। तो जो पहले चित्रकार थे वो है कीमोन। पहले हैं आपके कीमोन जो है दोस्तों ना, कीमोन जो है परिप्रेक्ष्य के चित्रकार हैं। इनके चित्रों में परिप्रेक्ष्य दिखा गया। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य निकटता और दूरी को प्रदर्शित करता है कि कोई वस्तु, जैसे ये है चाक, तो ये ग्रीन बोर्ड के आगे है कि पीछे है? ये आगे है, तो यही चीज की क्या चीज आगे है, क्या चीज पीछे है, क्या नजदीक है और क्या दूर है, इसी चीज को उन्होंने स्पष्ट किया है अपने चित्रों में और अपने कृति में। ठीक है दोस्तों, तो जो कीमोन है वो परिप्रेक्ष्य के हैं दोस्तों, परिप्रेक्ष्य। और ये यूनान के प्रथम चित्रकार थे। ये प्रथम चित्रकार भी थे। वर्णन मिलता है कहीं कहीं कि ये प्रथम चित्रकार भी थे दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर आपके आते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपके आते हैं जो है ना फीदियास। देखिए फीदियास जी जो थे
फिदियास जी पात्र। देखिए फिदियास जी मूर्तिकला मतलब फिदियास जी शिल्प भी बनाते थे, पात्र पर भी बनाते थे और चित्र भी बनाते थे, लेकिन ये जो इन्हें प्राथमिकता जो प्राप्त थी वो पात्र कला पर थी। तो ये पात्र ब्रैकेट में बर्तन चित्रकार थे, पात्र चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके पात्र चित्रकार, फिदियास हो गए दोस्तों। अब आपके हैं अपोलोडोरस। ठीक है, तीसरा है आपके अपोलोडोरस। अपोलोडोरस जो थे वो प्रकाश और छाया या छाया प्रकाश पर वो काम किए थे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ चित्रों के बारे में जान लेते हैं। तो यूनान का सबसे सौंदर्य रथ चित्र क्या है? यूनान का सौंदर्य शिल्प जो प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, जो है ये है अपोलो और अफ्रोदिति। ठीक, देखिए दोस्तों, अपोलो और अफ्रोदिति ये यूनान के सौंदर्य शिल्प या यूनान के जो सबसे खूबसूरत थे ये वो है अपोलो और अफ्रोदिति। अब हम अपोलो और अफ्रोदिति के बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अपोलो और अफ्रोदिति कौन थे? तो पहले हम देखते हैं अपोलो, लिखते हुए चलिए दोस्तों। अपोलो जो थे ना ये सूर्य देवता थे, सूर्य देवता। ठीक है, और सूर्य देवता कौन है? ये शनिदेव के पुत्र है, शनि पुत्र, शनि देवता के ये पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपोलो जो है ये शनि देवता के पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक देवता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अफ्रोदिति कौन थी। अफ्रोदिति का पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रेम की देवी हैं, प्रेम की देवी और यूनान की वीनस, यूनान की वेन्स। ठीक है दोस्तों, देखिए अपोलो जो है वो सूर्य देवता है जो कि शनि देवता के पुत्र हैं, और जो अफ्रोदिति है ये प्रेम की देवी है और यूनान की वीनस भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा प्रेम की देवी जो अफ्रोदिति हैं ये इनका जन्म समुद्र से माना जाता है, समुद्र से जन्मी। समुद्र से जन्मी देवी, इनका एक उपनाम ये भी है दोस्तों कि समुद्र से जन्मी देवी किसे कहते हैं? तो समुद्र से जन्मी देवी जो है वो यही है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत एक आता है स्वर्णिम विभाजन पद्धति। स्वर्णिम विभाजन
पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति, तो इस स्वर्णिम विभाजन पद्धति क्या है जान लेते हैं दोस्तों। देखिए हम आप सभी लोग जो है मैथ में पढ़े हुए हैं। देखिए 2:3 कितना हो गया, 3 2 5, आगे लिख देते हैं 5। अब हम इसे पहला नंबर छोड़ देते हैं, ये दूसरा लेते हैं तीसरा, तो तीसरा 5, दूसरा है 3, 5 3 8। अब फिर हम ये करते हैं, इसको ले लेते हैं, 8 और 5 कितना हुआ 13। यही है दोस्तों स्वर्णिम पद्धति, ठीक है दोस्तों। ये जो स्वर्णिम पद्धति है दोस्तों वो यही है, इसी नियम को ही स्वर्णिम पद्धति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों अब हम देखते हैं कवि के बारे में। एक आदि कवि हैं, देखिए दोस्तों हम आदि कवि के बारे में, उनसे पहले हम उनके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों, इसलिए मिटाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अपोलो सूर्य देवता है जो शनि देवता के पुत्र हैं। अफ्रोदिति जो है वो प्रेम की देवी है, यूनान की वीनस है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन दोनों को इग्नोर मत कीजिए, आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए और दिमाग में इसके छाप हमेशा रखिए, ठीक है दोस्तों। समुद्र से जन्मी हुई ये है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि यूनान की समुद्र से जन्मी देवी कौन है, तो अफ्रोदिति है। इसका स्वर्णिम विभाजन पद्धति दोस्तों 2 और 3 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 8 5 13 होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, एक कवि है, इनमें कवि हैं, ग्रंथ है इनका, जिनका नाम है आदि कवि होमर। आदि कवि की वर्णन की दी गई है दोस्तों, आदि कवि की संज्ञा इनको दी गई है, आदि कवि होमर। होमर कौन थे, दोनों आंख से अंधे थे, ये भी जानते हुए चलिए, दोनों आंखों से अंधे, ठीक है। होमर कौन थे, दोनों आंखों से अंधे थे। इनकी 2 महाकाव्य है, महाकाव्य, इनकी 2 महाकाव्य है। एक है इलियड, ठीक है दोस्तों, एक है इलियड और दूसरा है ओडिसी। इनके ये जो 2 महाकाव्य हैं, एलियड और ओडिसी। एलियड देखिए, क्रीट की सभ्यता यहीं से शुरू ही होती है दोस्तों, होमर के काव्य से ही। खोज इनकी होमर के काव्य जो है दोस्तों, होमर के ये महाकाव्य जो है एलियड और ओडिसी, तो इसी एलियड पर आधारित, जिस तरह दोस्तों हमारे जो है रामायण पर आधारित अयोध्या, रामायण में ऐसे प्रमाण है कि आपको सरयू नदी से कितने दूरी पर अयोध्या स्थित है। जब फैसला हो रहा था दोस्तों, तो वहां में एक मुस्लिम जज थे, वो बोल रहे थे तुम लोग शास्त्र 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 बोलते हो, शास्त्र के अनुसार आप हमें प्रमाण दिखाइए। तो अपने यहाँ गुजरात में एक सूरदास जी थे, महंत थे, सोचो वो भी बचपन से अंधे थे, लेकिन उनको पूरा ग्रंथ, वेद, चारों वेद सब कुछ याद है। वो उनको आंख से वो अंधे हैं, लेकिन जब वो बैठे तो पेज वाइज बता रहे कि इतने पेज में इतने अध्याय में ये लिखा है। देखकर मियाँ साहब पगला गए थे उस समय। और ऐसे ऐसे जब हमारे हिंदुओं ने ऐसे ऐसे साक्ष्य जब प्रदान किए, तब जाकर फैसला आया है दोस्तों। ठीक ऐसे ही इन्होंने जो 2 महाकाव्य लिखे थे, एलियड और ओडिसी, जिस प्रकार अपने यहाँ महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, जिन्हें रामायण लिखा था, तो रामायण के आधार पर पता चल जाता है चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूरी है, लंका कितनी दूरी है। और तुलसीदास की एक जो सुंदर कांड है, तुलसीदास ने रामायण रामचरितमानस की जो रचना की है, उसमें एक सुंदर कांड है दोस्तों, 5वां अध्याय है,
ठीक है, उसमें एक दोहा है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों महाकाव्य जो है इलियाड, इसमें दो नगर हैं। पहला है त्राय नगर, त्राय नगर, दूसरा है अमेजन, शायद अमेजन ऐसे ही है दोस्तों। ठीक है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जो त्राय नगर है दोस्तों, इसी पर हुआ था, उस दूसरे वाले पर नहीं हुआ था। त्राय नगर, त्राय नगर से ही संबंधित जो था उसी पे हुआ था दोस्तों। देखिए मैं बता रहा था कि जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उसमें पांचवा जो पंचम सोपान है, उसमें सुंदर कांड है, उसमें एक दोहा है। वो दोहा क्या है? जो हनुमान जी जो है सूर्य को लाल गेंद या फल समझ के निगल गए थे। तो उसमें एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल पानु। ठीक है, तो जो जुग सहस्त्र है, इसी को आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। एक सहस्त्र में कितने गज होते हैं, क्या होते हैं, आपको एग्जैक्ट यहां से पृथ्वी से सूर्य की दूरी आ जाएगी। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है दोस्तों, डिस्टेंस जो है, वो आपकी तुरंत निकल को वही आएगी। से नासा वाले भी ये चीज प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अपने आप कुछ हिंदू लोग जो है दोगले पंथी हैं, वो अपने ही काव्यों पर, अपने ही महाकाव्यों पर वो लोग प्रश्न उठाते हैं। तो दोस्तों ये जो हेलेनिस्टिक कला है, ये आपकी जो है यहीं तक है। अब इसके बाद जो आ जाएगा वो मध्यकाल शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, वो मध्यकाल होगा, उसके अंतर्गत प्रारंभिक ईसाई आएगा, बाइजेंटाइन आएगा, रोमनस का आएगा, गोथिक कला आएगा, ये सब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा जो मुख्य पर्पस था, मैं इनमें जो भी प्रश्न बताया हूँ ये मैं इसके पहले यूनान की कला में बता चुका हूँ, लेकिन मैं हेलेनिस्टिक कला को इसलिए प्रभाव डाला हूँ क्योंकि ये कहीं पर वीडियो इसके नहीं है। आपका जो है YouTube पर केवल 1-2 वीडियो भी इंग्लिश में है। ठीक है दोस्तों, आप समझते हुए चलिए। आप गोल PhD आर्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको छोटे छोटे अंश की वीडियोज आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ वीडियो को पूरे देखें, इससे आपको भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को जो है देख लीजिए, आप कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपके आगामी परीक्षा TGT, PGT, नेट, GRF में, इन सब में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राम राम दोस्तों।